स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र। जो सैंपल पेपर हम हल कर रहे थे उसका खंड ग, ये गद्य खंड पर आधारित है। पाठ्य पुस्तक जो है क्षितिज पर आधारित प्रश्न होंगे। तो पहला जो है 7वां प्रश्न है आज का। अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बाल गोविंद भगत पाठ से ये आया हुआ है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफट्टी टोपी। जब जाड़ा आता ये काली कमली ऊपर से उड़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। तो पहला प्रश्न है इसमें, बाल गोविंद भगत थी। तो बाल गोविंद भगत मंझोले के गोरे चिट्टे आदमी थे। नाटे कद के सांवले आदमी थे, ये तो गलत है। लंबे कद के सांवले आदमी थे, ये भी गलत है। पहला वाला सही है। मंझोले कद के सांवले सलोने आदमी थे, तो ये भी गलत है। तो विकल्प कौन सा होगा? विकल्प केवल जो है एक जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पहनते थे। तो कमर में सफेद लंगोटी, कमर में लंगोटी और सिर पर कनपट्टी टोपी, गेरुआ कुर्ता और धोती, सफेद कुर्ता पैजामा। तो इसमें ख वाला उत्तर आपका सही होना चाहिए, कमर में लंगोटी और सिर पर कनपट्टी टोपी। अगला है, बाल गोविंद भगत की आयु 60 से ऊपर ही होगी, क्योंकि उनके बाल खिचड़ी थे, उनकी कमर झुकी हुई थी, उनके बाल पक गए थे, उनके बाल काले थे। लेकिन सही उत्तर है उनके बाल पक गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कबीर पंथी का अर्थ है। तो कबीर की आवाज तक यात्रा करने वाला, कबीर का अनुयायी, कबीर का मार्ग, कबीर की झोपड़ी का रास्ता। तो सेकंड वाला इसमें सही होगा, कबीर का अनुयायी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाल गोविंद भगत से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। नहीं है तो रामानंदी चंदन तो सही है, तुलसी की माला भी थी, कनपट्टी टोपी भी थी, सूत का जनेऊ नहीं होगा। ठीक है, तो सूत का जनेऊ जो है इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो 3 प्रश्न करने हैं इनमें से आपके। जैसे पहला है, शीला अग्रवाल जैसी प्राध्यापिका किसी भी विद्यार्थी के जीवन को कैसे संवार सकती है। प्रश्न है, शीला अग्रवाल जो है हिंदी की प्राध्यापिका थी, जिसने जो है मनु भंडारी का जीवन बदल दिया था। तो कह रहे हैं, शीला अग्रवाल जैसी प्राध्यापिका किसी भी विद्यार्थी के जीवन को इस प्रकार से संवार सकती है। पहले तो है, विद्यार्थी का उचित मार्गदर्शन करके, उसकी सोच समझ का दायरा बढ़ाकर, उसकी रुचियों का विकास करने का अवसर देना और स्वयं उसके समक्ष आदर्श रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये आपका उत्तर हो सकता है। अगला है, मनु भंडारी और उनके पिता के बीच मतभेद के 2 कारण लिखिए। पहला कारण हो सकता है कि दोनों के विचारों में अंतर था। ठीक है, कि दोनों के विचार अलग अलग थे। दूसरा, दोनों का स्वभाव भी अलग अलग था। पिताजी जो है उसके क्रोधी और अहमवादी स्वभाव के थे। ठीक है। अगला है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसे सनकों का उल्लेख कीजिए। सनक सवार हो जाना यानी जुनून छा जाना या धुन का पक्का होना। सनक 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। जिद भी कह सकते हैं इस प्रकार से इसे। तो 2 प्रकार की सकारात्मक जिद भी हो सकती है और नकारात्मक। यदि किसी व्यक्ति में लगन, मेहनत और ईमानदारी से काम करने की सनक हो तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
हमने ऐसे कई वैज्ञानिकों, महापुरुषों तथा ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में सुना है जो दिन रात मेहनत करके सफल हुए। सावित्रीबाई फुले, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला आदि महिलाओं ने अपनी सनक को सकारात्मक रूप लेने के कारण ही इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। ऐसी सापेक्ष सनक सकारात्मक होती है, उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। सावित्रीबाई फुले के कारण ही आज महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। जब उस दौर में महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी थी, उस दौर में भी सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष करते हुए, लोगों के ताने तथा समाज का दबाव सहते हुए अपनी सनक को अपनी शक्ति बनाकर सफलता प्राप्त की और महिलाओं के जीवन को मंगलमय बना दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक संस्कृति असंस्कृति और सभ्यता असभ्यता के भ्रमजाल में फंसे मनुष्यों से क्या प्रश्न करता है? तो लेखक संस्कृति असंस्कृति और सभ्यता असभ्यता के भ्रमजाल में फंसे हुए मनुष्यों से प्रश्न करता है कि मनुष्य की जो योग्यता मनुष्य से आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, उसे संस्कृति कहना उचित है या असंस्कृति? इसी प्रकार जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्म विनाश में जुटा हुआ है, उसे सभ्यता कहना उचित है या असभ्यता? लेखक इसका आश्वस्त है, यदि संस्कृति में कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो संस्कृति असंस्कृति होकर रह जाएगी और ऐसी संस्कृति का जो भावी परिणाम होगा असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से आपको केवल, अगर इस प्रकार का 8वें प्रश्न में केवल आपको 3 प्रश्नों को करना है, जो भी आपको 3 इनमें से आ रहे हैं वही करने। आगे कह रहे हैं, खंड ग में काव्य खंड पर आधारित है ये भी। अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब भी कहते हो के डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो योगागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो ये जो है आत्मकथ्य कविता से लिया गया है और जिसके कवि कौन है बताओ, कौन है इसके कवि? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। आत्मकथ्य कविता से ये लिया गया है। इसमें पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार आज प्रत्येक व्यक्ति क्या करने में लगा हुआ है? कवि के अनुसार आज प्रत्येक व्यक्ति क्या करने में लगा हुआ है? तो क्या करने में लगा हुआ है आज प्रत्येक व्यक्ति? दूसरों के साथ खुश होने में, अपने घर जाने में, दूसरे की दुर्बलताओं का मजाक बनाने में या स्वयं अपना समय व्यतीत करने में। तो कौन होगा? दूसरे की दुर्बलताओं का मजाक बनाने में, यानी दूसरे की कमजोरियों का मजाक बनाने में लोग खुश होते हैं ज्यादा। अगला प्रश्न है, कवि की जीवन कथा किससे भरी हुई है? तो किससे भरी हुई है? प्रसन्नता व हताशा, निराशा व हताशा, सुख व निराशा से या प्रसन्नता व निराशा से? किससे भरी हुई है? तो निराशा व हताशा से। ठीक है, ख जो उत्तर है वो सही होगा। अगला है, यह गागर रीति में गागर शब्द का सांकेतिक अर्थ है? जीवन रूपी घड़ा, निराशा रूपी घड़ा, खुशी रूपी घड़ा या घड़ा रूपी जीवन? तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा जीवन रूपी घड़ा। का ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि के जीवन के आनंद रूपी रस को किसने खाली किया था? इनमें से कोई नहीं, कवि के मित्रों ने, किसी ने नहीं, या स्वयं कवि ने? तो किसने करा था? कवि के मित्रों ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, पद्यांश की अंतिम पंक्तियों में कवि की कौन सी चारित्रिक विशेषता प्रकट होती है? दुखी रहना, प्रसन्न रहना, मित्रों के प्रति विनम्रता या जागरूकता? तो कौन सा होगा? मित्रों के प्रति विनम्रता। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो पहला प्रश्न है, बादल से संबंधित किन बिंबों का प्रयोग उत्साह कविता में किया हुआ है? उत्साह कविता में है, तो कौन सा है? उत्साह कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है ये। तो उत्साह कविता में बादलों से संबंधित अनेक बिंबों का प्रयोग किया गया है। वह पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। उसे नवीन कल्पना और नव अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी बताया गया है। ठीक है, एक तो पीड़ित जन की इच्छाओं को पूरा करने वाला, तो दूसरी ओर विप्लव, विध्वंस और चेतना को जागृत करने वाला कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, घर में आए अतिथि को देखकर बच्चे के मन में क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं? दंतुरित मुस्कान के आधार पर उत्तर दीजिए। तो परिचित व्यक्ति को देखकर शिशु के मन में प्रसन्नता, उत्सुकता, संकोच, शंका तथा अजनबीपन के भाव पैदा होते हैं। वह अतिथियों को देखकर मंद मंद जो है हंसता है, उसके बारे में जानना चाहता है, नजरें मिलने पर डरता है, रोता है और घबराता है या चुपके से कन आँखों से देखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संगतकार किसे कहा जाता है? उसकी भूमिका क्या होती है? तो संगतकार मुख्य गायक के साथ मिलकर उसके सुरों में अपने सुरों को मिलाकर उसके गायन में नई जान फूंकता है। प्राचीन काल से उसका वही काम है कि वो अपनी आवाज की गूंज को मुख्य गायक की गरजदार आवाज में मिलाकर उसकी आवाज को बल प्रदान करे, परंतु उसका सारा श्रेय मुख्य गायक को ही प्राप्त होता है। संगतकार के माध्यम से कवि उस वर्ग की ओर संकेत करना चाहता है जिसके सहयोग के बिना भी व्यक्ति ऊंचाई के शिखर को प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला है, गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? तो गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण है कड़वी ककड़ी के समान। योग साधना को एक ऐसी व्याधि यानी रोग के समान बताते हैं जिससे पहले ना उन्होंने कभी देखा था और न ही भोगा था। वे तो केवल जो है श्री कृष्ण के प्रेम में जीना चाहती हैं या मरना चाहती हैं। ठीक है, तो योग साधना के प्रति उनका दृष्टिकोण है कड़वी ककड़ी के समान। तो इसमें भी आपको केवल 3 प्रश्न करने हैं। जो भी आपको 3 प्रश्न आ रहे हैं वही आप करिए। अगला प्रश्न है, खंड गौ में कृतिका से जो पुस्तक है उससे लिए गए प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्न करने आपको और उनके उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में दीजिए। तो पहला प्रश्न है, माता का अंचल पाठ में लड़कों की मंडली जुटकर विवाह की क्या क्या तैयारियां करती थी? तो कौन सी तैयारियां करती थी वो? माता का अंचल पाठ में लड़कों की मंडली बारात निकालती थी। वे कनस्तर को तंबुरा बनाकर बजाते, अमोले को घिसकर उस बड़े मस्जिद से सहनाई बजाते, टूटी हुई चूहेदानी को पालकी बनाकर उसे कपड़े से ढक देते। कुछ बच्चे समधी बनकर बकरी पर चढ़ लेते और बारात चबूतरे के चारों ओर घूमकर दरवाजे पर लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लीपे, आम और केले की टहनियों से सजा हुए छोटे आंगन में कुल्हड़ का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटते समय खटोली पर लाल पर्दा डाल दिया जाता और दुल्हन को उस पर चढ़ा लिया जाता था। बाबूजी दुल्हन का मुंह देखते तो सब बच्चे हंस पड़ते थे। तो ये है विवाह की तैयारियों का जिक्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर हिरोशिमा जाने पर लेखक को क्या प्रत्यक्ष अनुभव हुआ?
तो कौन सा प्रत्यक्ष अनुभव हुआ उस समय लेखक को? तो कह रहे हैं लेखक अब तक पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर हिरोशिमा में अणु विस्फोट का अनुमान लगा रहा था। अखबारों में भी उसके प्रभाव को पढ़ रखा था, किंतु जब वो हिरोशिमा गया तो उसने विश्व युद्ध के समय अणु बम द्वारा मचाई तबाही का दृश्य देखा। उसने अस्पतालों में पड़े उन आहत लोगों को देखा जो रेडियम से आहत कष्ट भोग रहे थे। इस तरह लेखक को हिरोशिमा पर अणु बम के प्रभाव का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। ठीक है, यानी जो खबर हम पढ़ते हैं उससे अगर हम प्रत्यक्ष अनुभव के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब हम कोई सामने से वो चीज देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो कौन कौन से अवसर हैं? सफेद बौद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा की प्रतीक है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। जब शोक का समय होता है तो सफेद पताकाएं फहराई जाती हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी शांति के लिए जो है किसी ऊंचे स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। पर कई बार किसी नए कार्य के आरंभ के अवसर पर भी रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इसलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी आज आपको पढ़ाया गया है, जो भी समझाया गया है, आपको समझ में आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है या किसी अन्य विषय पर आप जो है वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना प्रश्न जरूर लिखें ताकि मैं आगे उस पर वीडियो बना सकूं। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।